एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। सो हम लोग उन फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे जो कि हमारे देश के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। उसमें हमने दो फीचर्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। पहला था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का और दूसरा था पॉपुलर पार्टिसिपेशन की, किस तरीके से हमारे देश में जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं। और अब जो तीसरा फीचर है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, कि हमारे देश के इलेक्शंस को तीसरी चीज जो डेमोक्रेटिक बनाती है वो ये है कि हमारे देश में इलेक्शंस के बाद जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट आता है, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शंस हैज इन द आउटकम इटसेल्फ। तो अगर हम थर्ड और आखिरी फीचर की बात करें, आखिरी टेस्ट की बात करें जो कि हम यूज करते हैं इलेक्शंस की फ्री एंड फेयरनेस को देखने के लिए, वो है इलेक्शन की आउटकम, उसका रिजल्ट। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। अगर आउटकम जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है तो उससे क्या होगा कि हमेशा जो रिजल्ट है वो पावरफुल के खेमे में ही आएगा, उसी के पक्ष में आएगा। पावरफुल के पक्ष में ही क्यों आएगा? क्योंकि पावरफुल जो बंदा है उसके पास इतना दम है, उसके पास इतना पैसा है, इतना रिसोर्सेज है कि वो इलेक्शंस को अपने पक्ष में कर सकता है। वो लोगों को पैसा खिला सकता है। वो अगर वो पर्सन गवर्नमेंट में है तो वो अपनी पावर का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर सकता है। वो अगर गवर्नमेंट में है तो वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का गलत इस्तेमाल करके इलेक्शंस को अपने पक्ष में ला सकता है। वहीं अगर कोई पर्सन पावरफुल नहीं है तो वो कैसे कुछ भी मतलब इस तरीके की एक्टिविटी कर सकता है कि वो इलेक्शंस को अपने पक्ष में ले आए। उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास इतनी पावर नहीं है, उसके पास इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं है। तो इसीलिए जो कमजोर व्यक्ति है वो इस तरीके से इतने बड़े लेवल पे गलत तरीकों का इस्तेमाल करके इलेक्शंस को अपने पक्ष में नहीं ला सकता। ये चीज ज्यादातर जो पॉसिबल है वो किसी ऐसे पर्सन, किसी ऐसी पार्टी के उसी के बस में है जो कि पैसे वाला है, जो पावरफुल है। So in such a situation, the ruling parties do not lose elections. तो अगेन अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, जो रिजल्ट है वो पावरफुल के फेवर में ही आएगा। और इसमें क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो पार्टी ऑलरेडी रूल कर रही है, वो इलेक्शंस नहीं हारती, वो इलेक्शंस में जीतती ही है। जैसे अभी मैंने भी आपको बताया कि ऑलरेडी कोई पर्सन अगर पावर में है, वो गवर्नमेंट में है, वो एमपी बना हुआ है, एमएलए बना हुआ है, राइट। अब जब ये पर्सन इलेक्शन में लड़ेगा तो इसके पास पैसा है, इसके पास पावर है, और ये पर्सन जो है वो वापस से इलेक्शंस जीत जाएगा। तो ऐसे में जो पर्सन ऑलरेडी गवर्नमेंट में है वो नहीं हारेगा, वो लूज नहीं करेगा, वो जीत जाएगा। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर ऐसे केस में जहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं, उसमें जो लूजिंग पार्टी है वो ये एक्सेप्ट नहीं करती, वो मना कर देती है। वो ये कहती है कि हम जो इलेक्शंस के रिजल्ट हैं उन्हें नहीं मानेंगे। जैसे कभी कभी आपने न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा, अगर कोई इलेक्शन हुए हैं तो उसके बाद जो पार्टीज है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ की है, ये जो जीतने वाली पार्टी है उसने घपला किया है, घोटाला किया है, ईवीएम के साथ छेड़खानी की है, तब जाके ये जीते हैं। तो इस तरीके से अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो जो लूजिंग पार्टी है, जो हार रही होती है, वो ये कह देती है कि हम नहीं मानेंगे इन रिजल्ट्स को क्योंकि इसमें घपला हुआ है। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बट अगर हम इंडिया में देखें, खैर मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल कि कभी कभी इंडिया में भी होता है कि इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखने मिलती हैं जहां जो पार्टीज है वो इल्जाम लगाती हैं, बट जरूरी नहीं कि हर इल्जाम जो है वो सच ही हो। तो अगर हम मोटा मोटा मतलब आम तौर पे जो इंडिया में सिचुएशन है उसको अगर हम एनालाइज करें तो हमें देखने मिलता है कि हमारे देश के जो इलेक्शंस हैं वो काफी फ्रीली एंड फेयरली होते हैं। तो हमारे देश के इलेक्शंस खुद अपने बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। इंडिया में हमें कंटिन्यूसली देखने मिलता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कंटिन्यूसली हारती रहती है, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल 2014 में जब देश में लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो उस टाइम पे रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, और जब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस हार गई और बीजेपी जो है उसने गवर्नमेंट बना ली। तो इस तरीके से इंडिया में स्टेट लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो हार जाती है। इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 25 years द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। तो वहीं अगर हम बात करें पिछले 25 सालों में देश में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें हमें ये देखने मिलता है कि हर 3 में से
दो ऐसे इलेक्शंस होंगे जिनमें की रूलिंग पार्टी हार गई है और नई पार्टी जो है उसने गवर्नमेंट बनाई है। इन द यूएस एन इंक्यूमेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शन। वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो इंक्यूमेंट होते हैं, इंक्यूमेंट कौन है, ये ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, जो ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसको हम इंक्यूमेंट कहते हैं। तो यूएस में हमें ये देखने मिलता है कि जो ऑलरेडी सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत मुश्किल से हारता है। और अगर वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग हाफ, आधे जो सिटिंग एमपीज और एमएलएज हैं वो इलेक्शंस में हार जाते हैं। मतलब अगर पर्सन पहले से ही एमपी या एमएलए बना हुआ है और अगले इलेक्शंस में हमें ऐसा देखने मिलता है कि 50% ये जो एमपी एमएलए ऑलरेडी जीत रखे थे ये अगले इलेक्शंस में हार जाते हैं। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके बारे में ये बात चलती है, जो कि ऐसे समझे जाते हैं कि ये वोट को खरीद के पाते हैं, मतलब कि ये वोटर्स को पैसा देते हैं, धमकाते हैं, जोर जबरदस्ती जो है वो वोटर्स के साथ करते हैं और फिर वोट पाने की कोशिश करते हैं। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका की कोई क्रिमिनल कनेक्शन है, जिनके ऊपर कुछ केसेस वगैरह लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जो जनता है वो नॉर्मली वोट नहीं देती है। ज्यादातर इस तरीके के लोग हार जाते हैं इलेक्शंस में। बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एट पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। कुछ एक आध एग्जांपल्स को छोड़ के हमारे देश में ज्यादातर जो इलेक्टोरल आउटकम्स हैं, जो इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, वो ऐसे हैं जो कि डिफीटेड पार्टी द्वारा, मतलब कि जो पार्टी हार गई है उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जनता की राय समझकर कि जनता का यही मत है, जनता का यही डिसीजन है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है डिफीटेड पार्टी के द्वारा और वो अपनी हार स्वीकार कर लेती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे देश में जो इलेक्शंस हैं उसकी आउटकम को लोग एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं मतलब कि ये मानते हैं कि इलेक्शंस फ्रीली एंड फेयरली हुए हैं। अब वहीं आप देखोगे जैसे अफ्रीकन नेशंस में कई बार ऐसा होता है कि अगर एक पार्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट में है और अगले इलेक्शंस में वो हार जाती है तो वो अपनी सीट छोड़ने से मना कर देते हैं। वो राजी ही नहीं होते कि वो अपनी रिजाइन दे दें या फिर वो अपनी सीट को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। वहां पे ये इलेक्शंस में जो रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करना रूलिंग पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो लोग ऐसे खुशी खुशी अपनी जो सीट है उसे नहीं छोड़ते। वहीं इंडिया में देखोगे आप कि अगर रूलिंग पार्टी हार जाती है तो वो उसे एक्सेप्ट करती है और अपनी जो सीट है उसे छोड़ती है, अपना रेजिग्नेशन देती है और जो नई पार्टी है वो फिर सत्ता को संभालती है। तो इंडिया में ये जो चेंज है, मतलब अगेन मैंने जैसे एग्जांपल दिया था 2014 का कि जब कांग्रेस पार्टी हारी तो उसने ये चीज एक्सेप्ट की और जो बीजेपी है वो गवर्नमेंट में आई। अभी हो सकता है 2024 में बीजेपी भी हार जाए और फिर कोई और नई पार्टी आ जाए। तो हमारे देश में जो एक्सेप्टेंस है वो काफी अच्छी है इलेक्शंस के आउटकम को लेकर, और जो कि ये दर्शाती है कि हमारे देश में इलेक्शंस जो हैं वो फ्रीली एंड फेयरली होते हैं।